गजा, लेबनान और यमन में इस्राएली आक्रामकता को रोकने की सलाहियत और ताकत रखने वाली ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम को अब ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने आईआरजीसी को दहशतगर्द संगठन करार दिया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के एम्बेसडर को अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया और ईरान के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ASIO ने ईरान पर यहूदी विरोधी हमलों को अंजाम देने का आरोप लगाया है। एजेंसी के मुताबिक सिडनी के लुइस कॉन्टिनेंटल किचन और मेलबर्न के अदास इसराइल सिनेगॉग पर हुए हमलों में ईरानी सरकार और उसकी खास सैन्य इकाई पासदाराने इस्लाम का हाथ था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला मुल्क नहीं है जिसने अपने यहाँ आईआरजीसी को बैन किया है। इससे पहले 5 और मुल्क ईरान की इस एलीट फोर्स पर इस तरह की कार्रवाई कर चुके हैं। इनमें अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, बहरीन और पराग्वे शामिल हैं। वहीं ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि किसी भी विदेशी संगठन को बैन करना किसी भी मुल्क की अपनी समझ और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस से लेकर दुनिया के अधिकांश देश इसराइल को वॉर क्रिमिनल मान चुके हैं, उनके पीएम को अपने यहाँ बैन कर चुके हैं, तो जिस इसराइल पर गजा में लाखों लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है, जो कहता है कि गजा में लोग सरेंडर करें या मरें, उन पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। बकौल शौकत भारती, अल-कायदा और ISIS जैसे खूंखार दहशतगर्द संगठनों को पश्चिमी ताकतों ने पैदा किया और वो इस बात को स्वीकार भी करती हैं। ऐसे में किसी ने इन मुल्कों की खुफिया एजेंसियों को बैन किया। गौरतलब है कि 1979 में इमाम खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक क्रांति या रेवोल्यूशन होता है और इसके बाद ईरान अमेरिका को अपना नंबर 1 दुश्मन डिक्लेयर करता है। इतना ही नहीं, वो मिडिल ईस्ट में इसराइल के वजूद को मानने से भी इनकार कर देता है। अब उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा हदफ है मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराना, यानी फिलिस्तीन की आज़ादी। लेकिन इस हदफ को हासिल करने की जिम्मेदारी वहां की रेगुलर फोर्सेस पर नहीं डाली जा सकती थी। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर इमाम खुमैनी को इस बात का खदशा था, फौज कहीं रेवोल्यूशन के खिलाफ आगे जाकर बगावत न कर दे। ऐसे में उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों और फौजियों को रेवोल्यूशन या इस्लामिक इनकलाब के बाद ईरान के हदफ और लक्ष्यों को हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी और नाम दिया पासदाराने इस्लाम। धीरे धीरे आईआरजीसी ईरान की फौज से ज़्यादा पावरफुल और एक्टिव होती चली गई। ईरान में पिछले 46 सालों से आईआरजीसी का दबदबा बरकरार है और वही इस वक्त मिडिल ईस्ट की सियासत और हालात की दशा और दिशा तय कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका समेत कई अरब मुल्क उन्हें दहशतगर्द करार देते हैं, लेकिन इससे आईआरजीसी के काम करने के तरीकों और ताकत पर कोई असर नहीं पड़ा है। वो आज भी ईरान में सबसे ताकतवर है, जो सुप्रीम लीडर के एक इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं, वाकई कुछ भी। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की हत्या के 3 दिन बाद ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। मंगलवार रात को ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दिए। खबरों के मुताबिक ईरान ने एक साथ तकरीबन 200 मिसाइलों से हमला किया था। अचानक हुए इस हमले ने इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ज्यादातर जानकार ये मानकर चल रहे थे कि ईरान कभी सीधा हमला इजराइल पर नहीं करेगा, लेकिन हर अटकलों को दरकिनार करते हुए ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। इजराइल पर हुए हमले के बाद ईरान के कमांड सेंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हुसैन सलाम सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए हमले को लेकर जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तेहरान टाइम्स ने भी वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि वो वक्त जब आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के कोड की घोषणा की। در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان
و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان عملیات وعده صادق دو را با نام مبارک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید. توکل بر خدا کنید. موفق باشید. मंगलवार को ईरान की ओर से किए गए मिसाइल अटैक की फुटेज ईरानी मीडिया में खूब चली। इसमें दिखाया गया कि कैसे ईरान ने इजराइल के 3 मिलिट्री बेस को टारगेट करने की कोशिश की। अब तक आई खबरों की माने तो इन हमलों में इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने अरब और मुस्लिम जगत को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो फिलिस्तीन और लेबनान की रहनुमाई कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी ओर से दागी गई 90% मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने करीब 180 मिसाइलें दागी, जिनमें से अधिकतर को बीच में ही रोक लिया गया। साफ तौर पर इतना तो कहा जा सकता है कि मामले पर इजराइल की ओर से अब और कोई न कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी और ऐसे हालात में मिडिल ईस्ट का ये तनाव और कितना बढ़ेगा, बता रहे हैं विदेश मामलों के जानकार कबीर तनेजा। कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स 100 से ज़्यादा जो काउंट में आ रहे हैं कि वो इजराइल पे फायर किए हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखते हैं आप इन फ्यूचर? देखिए, एक काफी बड़ा एस्केलेशन है ये रीजन में। जंग तो काफी टाइम से चल ही रही है। हमने देखा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया और हमास की चीफ को भी तेहरान के अंदर कहते हैं इजराइल ने ही एलिमिनेट किया। तो उस लेवल पे अगर आप देखें तो ईरान का रिस्पांस आना एक्सपेक्टेड था काफी लाइंस पे। लेकिन जो ये अटैक हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, इसको ये भी एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था अप्रैल में तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं हुई थी और इस बार कई बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली टेरिटरी में भी गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल का एक कोई ना कोई रिस्पांस आना जायज भी है और तय भी होगा, लेकिन वो किस लेवल पे रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा। इस पे आईडीएफ के यहाँ तक कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। वही बात हो गई कि इसमें एस्केलेशन लैडर पे अभी दोनों कंट्रीज हैं, मतलब एक अटैक कर रहा है दूसरे को, दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है और ये एक अटैक एंड रिस्पॉन्ड का एक तू मैं का सिलसिला जारी है। तो एक ऐसा पॉइंट आना पड़ेगा जिसमें दोनों देश कहें अच्छा ठीक है, हम आधा स्टेप पीछे लेंगे, हम अभी थोड़ा जो काइनेटिक अटैक्स हैं उनको परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन हुआ है और जिस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फेल हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड, मेरे को अभी लगता नहीं एटलीस्ट अगले कई 2-3 हफ्तों में कोई ऐसा रिप्रीव मिलेगा कि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। इस पे यूएस ने भी सबका, यूएस प्रेसिडेंट तक का बयान है, उन्होंने कहा कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने मिलिट्री सपोर्ट की भी बात कही इजराइल को अगर जरूरत पड़ती है। देखिए, मिलिट्री सपोर्ट यूएस का इजराइल के लिए कायम रहेगा। यूएस और इजराइल के जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग है और इजराइल रिलाई करता है अमेरिकन सपोर्ट पे, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट पे, और इजराइल सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका का रीजन में। तो अभी अमेरिका ऐसा नहीं दिखा सकता कि अगर वो चाहे इजराइल से खुश भी ना हो कि जिस तरह से असैसिनेशंस हुए हैं फॉर एग्जांपल, और असैसिनेशंस की वजह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, अब हो सकता है इजराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा पता नहीं। लेकिन अमेरिकन सपोर्ट अभी इजराइल को के लिए कायम इसलिए भी रहेगा क्योंकि अमेरिका ये नहीं दिखाना चाहेगा कि ऐसे मौके पे वो अपने क्रिटिकल एलाय को पीछे छोड़ रहा है और उसको सपोर्ट